गुड मॉर्निंग। राधे राधे। स्वागत है भाई सब लोगों का। आ जाइए, जुड़ जाइए फटाफट से। आ जाओ भाई। कमेंट करके बता दो भाई। आवाज आ रही है सब लोगों तक? आज मौसम बड़ा खराब, और मौसम खराब होने की वजह से तबीयत भी खराब। आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे। क्यों? दीपक जी, श्वेता भार्गव जी, राम राम जी, राधे राधे। अपरिचित बालक, गुड इवनिंग। कहाँ था बेटा तू इतने दिन? दिलकुश मीणा, गुड मॉर्निंग। एस शर्मा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? फटाफट से कमेंट करके बता दो। चलिए सर। तो A1 व्यापार का टेस्ट हुआ था। पार्ट ए। आज अपन करेंगे पार्ट बी। अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आज इसको नए आंकड़े, नए डाटा, नई चीजें, सब कुछ। तो करते हैं शुरू। काम लेके बजरंग बली का अब नाम, बिना कोई विलंब किए। पहला क्वेश्चन। 2016 में क्या गया था, आपको याद होगा? 8-9 तक कौन सा उद्देश्य था? नकली मुद्रा को समाप्त करना ये था। बाजार को रोकना ये भी उद्देश्य था। उत्पादन क्षेत्र साधनों को प्रभावित करना ये था। समानांतर अर्थव्यवस्था को एक तो आप जो पेमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू करते हो, जो पेमेंट बैंकों के थ्रू करते हो, वो सारे डाटा गवर्नमेंट के सामने होते हैं। यानी कि जो डाटा आप गवर्नमेंट को दिखाते हो, एक तो वो इकोनॉमी होती है, और एक गवर्नमेंट से छुपा करके तुम ट्रांजेक्शन्स करते हो, तुम बिजनेस करते हो, वो आपकी पैरेलल चलने वाली दूसरी इकोनॉमी होती है। तो आपके पास में अगर नोट कम रहेंगे, मुद्रा कम रहेगी, यानी कि विमुद्रीकरण कर दिया जाएगा, तो सारी मुद्रा सरकार के खाते, बैंक खातों में जमा हो जाएगी। तो फिर वो जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी वो अब नहीं चल पाएगी। तो ये था। हाँ, उत्पादन के आपका राइट आंसर में जाएगा। बिल्कुल दिलकुश जी सी हो जाएगा, बिल्कुल राजेश जी सी हो जाएगा, दीपक जी, श्वेता जी, अपरिचित बालक, बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए, आप इसी तरह से जवाब देते रहें, रिप्लाई करते रहें। 1 सेकंड वेट करना प्लीज। सेकंड वेट करना।
कैसे हो सब लोग? ठीक हो? आज मेरी तबीयत एकदम से डाउन है बेटा। आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। थोड़ा क्या, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ बेटा आज। अगला राष्ट्रीय चालान मुद्रा आयातक खात में क्या पाया तो नीति का कौन चालान कौन आयातक का आयातक सर्वमान्य मुद्रा है। सर्वमान्य मुद्रा हो गई, बाजार प्रथा हो गई। बाजार में क्या प्रथा, कई सारी। जब आयात ज्यादा होते, निर्यात कम होते नहीं होते, ये बात आयातों में कहा है। आयात के साथ आयात और आयात दो में बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा। वॉल्यूम की प्रॉब्लम अभी भी है क्या बेटा? अभी तो नहीं है शायद, सीताराम जी। वॉल्यूम की प्रॉब्लम नहीं है ना? वॉल्यूम की प्रॉब्लम मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ भाई। अब नहीं होनी चाहिए, अगर थी तो भी अब नहीं होगी बेटा, क्योंकि इतनी देर ये है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये जेब में डल गया था। अब इसको निकाल लिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम अब होगी नहीं। ठीक है, चलिए। वॉइस नहीं आ रही है, अब तो आ रही होगी बेटा वॉइस। अब तो मेरे हिसाब से वॉइस आनी चाहिए। अब तो आ रही होगी वॉइस। अब भी नहीं आए तो बता देना बेटा। अब भी नहीं आए तो बता देना, अपन और बढ़ा देंगे वॉइस को। तो अब आ रही है वॉइस? अब पूरी आ रही है ना? ओके है, ठीक है राजेश जी, ठीक है श्वेता जी, सीताराम जी। आवागमन, आवागमन कौन से नहीं है? मैं आपको बताया था विदेश का आवागमन। तो विदेश का आवागमन निवेश है, ऋणों है, स्वर्ण भंडार में। अगर स्वर्ण भंडार का आवागमन होता है तो वो भी है, लेकिन उधार क्या आपका यूनिलेटरल है, पक्षीय भुगतान है। और एक पक्षीय भुगतान होने के कारण ये आता है, आता है खाते में जाता है। खाता किसका भाग है? चालू खाते का भाग है। हाँ, भाग है, तो ये पूंजी खाते में नहीं आता है। क्या आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर 3 में ए होगा, बिल्कुल 3 में ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ए होगा। चलिए, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? स्थापित देखो, लंबवत एफडीआई का मतलब क्या होता है? लंबवत एफडीआई क्या होता है?
लंबवत एफडीआई का मतलब होता है जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी पार्ट्स का व्यवसाय शुरू, इसको बोल लंबवत एफडीआई। मतलब सेम व्यवसाय विदेश में नहीं कर रहा है, उस व्यवसाय का कोई सहायक व्यवसाय विदेश में स्टार्ट कर रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई निवेशक विदेश में ऐसा व्यवसाय स्थापित या अधिग्रहण करता है, उसके मुख्य व्यवसाय से तो अलग है, मुख्य व्यवसाय से तो अलग है, लेकिन मुख्य व्यवसाय का सहायक है। ऑटोमोबाइल कंपनी वो पार्ट्स का बिजनेस दूसरे देश में करे तो सहायक हो गया। ऑटोमोबाइल खुद ऑटोमोबाइल का काम नहीं कर रहा है लेकिन पार्ट्स बना रहा है तो सहायक हो गया, मुख्य व्यवसाय से तो अलग हो गया, लेकिन वो सहायक हो गया। क्षैतिज एफडीआई में क्या होता है? क्षैतिज एफडीआई में सेम बिजनेस देश में जाकर शुरू करें, सेम बिजनेस देश में शुरू करें तो उसको बोलते हैं बेटा क्षैतिज एफडीआई। संगुटिका एफडीआई, संगुटिका एफडीआई पूरी तरह से अलग बिजनेस, से अलग व्यवसाय देश में शुरू करें तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। और ग्रीनफील्ड एफडीआई कोई भी नया बिजनेस शुरू करें, नया बिजनेस, तो उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई। यह आपका हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम बिजनेस नहीं कर रहे हो लेकिन उसका सहायक बिजनेस ताकि कर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 में ए हो जाएगा, 4 में ए हो जाएगा, 4 में ए हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल सुधा यादव जी, बिल्कुल राजेश जी, सीमा जी नमस्कार। चलिए जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भुगतान संरचना संबंधी असाम्य का कारण नहीं है। उत्पादन के संरचना में परिवर्तन, ये संरचना परिवर्तित हो गई तो संरचना संबंधित असाम्य का कारण है। मांग में परिवर्तन, यहाँ भी संरचना चेंज हो गई तो ये भी संरचना संबंधी असाम्य का कारण है। मूल्य स्तर, या आपकी आर्थिक कह दो या वित्तीय कह दो या कीमत संबंधी असाम्यता का कारण है। व्यापार की शर्तों में परिवर्तन, यहाँ भी संरचना जाएगी संबंध। तो कौन सा संरचना से संबंधित असाम्य का कारण नहीं है? नहीं है। या मूल्य स्तर, कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो यह आर्थिक वित्तीय या फिर कीमत संबंधित असाम्य का कारण है। हो जाएगा तो 5 में सी हो जाएगा, बिल्कुल 5 में सी हो। बिल्कुल राजेश जी, दिलखुश जी, पूनम जी भाटी, बिल्कुल 5 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कुल कंपनी द्वारा नए सिरे से उत्पादन प्रारंभ करने के लिए एक नए विदेशी सहयोग की स्थापना किस प्रकार का एफडीआई का तरीका है? देखो, नया पूरे नए तरीके से नई कंपनी खोलते हैं तो ग्रीनफील्ड, पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ब्राउनफील्ड। तो यहाँ कह रहा है बिल्कुल नए तरीके से एफडीआई किया है, ये ग्रीनफील्ड एफडीआई हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी कंपनी को खरीदते हैं या दूसरी कंपनी में जाके मिलते हैं तो वो विलय और अधिग्रहण हो जाएगा। संयुक्त उपक्रम, हम यहाँ की कंपनी की कोई एजेंसी दूसरे को देते हैं तो वो संयुक्त उपक्रम हो जाएगा। ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड बता दिया कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से तो ग्रीनफील्ड, और पुराना चलते हुए बिजनेस में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई करते हैं तो वो ब्राउनफील्ड एफडीआई हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, 6 में डी, बिल्कुल डी हो जाए। बिल्कुल दिलखुश जी, बिल्कुल सुधा जी, श्वेता जी, डी हो जाएगा। ठीक नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है भाई? ठीक ज्यादा आ रही है क्या?
बताओ, देखिए आवाज़ ठीक आ रही है क्या? थोड़ा सा कमेंट करके बता दो, अब आवाज़ ठीक आ रही है ना? फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा, अब आवाज़ ठीक आ रही है? सुधा, दिलखुश, श्वेता, पूनम भाटी, सीताराम जी, अब बताओ, देखें देखें अब बताओ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई आर्थिक विकास के लिए गैर ऋण वित्तीय साधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ बिल्कुल, लोन नहीं लेना चाहते लेकिन आर्थिक विकास करना चाहते हो तो विदेशी लोगों को इनवाइट करो कि आप यहाँ आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, तो वो करेंगे। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ बेटा, आवाज़ मेरे हिसाब से तो कट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, देखें अब कट हो रही है क्या? नहीं होगी। तो बिल्कुल आप लोन नहीं लेना चाहते, गैर ऋण वित्तीय साधन लोन नहीं लेना चाहते, फिर भी आप सोचते हो कि कोई आकर इन्वेस्टमेंट कर ले, तो उसको इनवाइट कर लो कि तुम खुद ही इन्वेस्टमेंट कर लो, तो वो आएगा, वो आकर के इन्वेस्टमेंट कर लेगा। तो ये आर्थिक विकास का, इससे प्रत्यक्ष पूंजी का निर्माण भी होता है। तो ये बात तो बिल्कुल 100% सही है, ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ए हो जाएगा। क्या कह रहे हो, आवाज कम आ रही है? आवाज को बढ़ा देते हैं बेटा, अब तो ठीक आ रही होगी, अब तो ठीक आ रही है आवाज, या अब भी कम आ रही है? अब ठीक है ना आवाज? मेरे हिसाब से अब आवाज ठीक आ रही है। 7 में ये हो जाएगा, बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल दिलखुश जी, बिल्कुल श्वेता जी। क्वेश्चन नंबर 8, एफडीआई का 2 रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट मुंबई वाला, परमिशन नहीं लेनी पड़ती है तो वो स्वचालित मार्ग, और एक होता है परमिटेड रूट, परमिशन रूट, दिल्ली वाला रूट, आपको पहले परमिशन लेनी होती है। तो आप पहले के सीसीई जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए से आप परमिशन लेते हो और बाद में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ऑटोमेटिक रूट में कौन से क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है? कृषि और संबद्ध क्षेत्र, यहाँ इन्वेस्टमेंट कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ करके कृषि और संबद्ध क्षेत्र में अगर एफडीआई करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आकर यहाँ भी कर सकता है। औद्योगिक पार्क स्थापित करना चाहे तो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है। प्रिंट मीडिया के लिए आपको पहले परमिशन लेनी होगी। प्रिंट मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया का मतलब हो गया जैसे अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, इससे कि कोई बड़ी कंपनी खोलना चाहे और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसे यहाँ पे आकर के और पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसे यहाँ आकर के और पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और सीसीईए की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए परमिटेड रूट होगा। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में डी हो जाए। बिल्कुल दिलखुश जी, श्वेता जी, पूनम जी, दिलखुश जी, सुधा जी, बिल्कुल डी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में डी हो जाएगा। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। तो 1 जनवरी 82 और मुंबई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल दिलखुश जी, बिल्कुल श्वेता जी, पूनम जी, आप सब जवाब देते रहो, रिप्लाई करते रहो, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, वो खाता जिसमें उपहारों के हस्तांतरण से
संबंधित, जो उपहारों के हस्तांतरण से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? देखो मैंने आपको बताया था, कोई भी गिफ्ट है, कोई भी ग्रांट्स है, अनुदान है, या फिर कोई भी रेमिटेंस है, इन तीनों को किसमें? यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय खाता में लिखते हैं। और जितनी भी सेवाएं हैं इनको सेवा खाता में लिखते हैं। और इन दोनों को मिला करके और अदृश्य खाता कहते हैं। याद आया कुछ? एक पक्षीय खाता और सेवा संबंधित खाता, दोनों को मिला करके, मतलब अदृश्य खाते के दो भाग होते हैं, एक पक्षीय हस्तांतरण और सेवाएं। सेवाओं में सेवाओं का लेन आयात निर्यात लिखा जाता है। एक पक्षीय हस्तांतरण में गिफ्ट हो गया, ग्रांट्स हो गया, रेमिटेंस हो गया, तो एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है गिफ्ट। दूसरी तरफ ये अदृश्य खाते से संबंधित है। अदृश्य खाता इसमें लिखा नहीं है, तो एक पक्षीय हस्तांतरण खाते से संबंधित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा बिल्कुल। सुधा जी, दिलखुश जी, श्वेता जी, सोनू जी, बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किस स्टॉक एक्सचेंज में ग्लोबल जीडीआर को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता? ध्यान देना, दो होती हैं, एक होता है एडीआर और एक होता है जीडीआर। एडीआर को यूएसए में और जीडीआर को शेष सभी देशों में, शेष देशों में। और भारत में आईडीआर, आईडीआर को इंडिया में सूचीबद्ध किया जा सकता है। नाम से पता लग रहा है। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स यूएसए में सूचीबद्ध होंगी। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स अमेरिका के अलावा शेष विश्व में होंगी। आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, या फिर इसको बीएचडीआर भी कहते हैं, बीएचडीआर भी कहते हैं, भारत डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये इंडिया में होंगी। ठीक है, तो जीडीआर कहाँ नहीं होंगी? एक तो यूएसए में नहीं होंगी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ये यूके का है, यहाँ हो सकती हैं। लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ये लग्जमबर्ग नाम का देश है। तो लग्जमबर्ग में होती हैं, ये भी हो जाएगी। नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज ये अमेरिका का है। नेस्डेक अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, तो अमेरिका में एडीआर होगा, जीडीआर नहीं होगा। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज ये सिंगापुर में है, सिंगापुर में है, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेस्डेक स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका में है, वहाँ पे जीडीआर नहीं, वहाँ पे एडीआर, यहाँ पे एडीआर सूचीबद्ध होती है, जीडीआर नहीं होती है। बाकी तीनों देशों में, यूके में, लग्जमबर्ग में और सिंगापुर में, तीनों देशों में जीडीआर को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाए। दिलखुश जी, सुधा जी, बिल्कुल सी हो जाएगा। श्वेता जी, बिल्कुल। पूनम जी, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नलिखित कौन सी संस्था विदेशी संस्थागत निवेश FII की प्रतिदिन की उच्चतम सीमा, यानी मैक्सिमम कितना FII है, उसको कौन सी सीमा? सेबी नहीं, सेबी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है, सेबी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। RBI क्या करता है? RBI जो है ना, ये विदेशी मुद्रा के आवागमन को कंट्रोल करता है। विदेशी मुद्रा के आवागमन को कंट्रोल करता है कि कितनी विदेशी मुद्रा आएगी, कितनी नहीं आएगी, कितनी जाएगी। तो यही बताया कि FII के रूप में प्रतिदिन उच्चतम सीमा, यानी कितनी मैक्सिमम कितनी FII आ सकती है, तो इसको RBI द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। RBI होगा बेटा, सी नहीं होगा।
सी नहीं होगा बेटा, आरबीआई होगा, बी होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में बी होगा बेटा। मुद्रा और पूंजी का प्रवाह नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई करता है। सी नहीं होगा। श्वेता जी, दिलखुश जी, पूनम जी, सुधा जी, बिल्कुल पिछले में था सी, इसमें सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 में बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होती है। चालू खाते में किसको शामिल नहीं करते? चालू खाते में देखो, चालू खाते के दो भाग होते हैं। चालू खाते के दो भाग होते हैं, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य में वस्तुओं का आयात निर्यात, अदृश्य में सेवाओं का आयात निर्यात प्लस एक पक्षीय हस्तांतरण, एक पक्षीय हस्तांतरण दोनों को। तो चालू खाते में पूछे तो वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण, इन तीनों को शामिल करते हैं। उपहार, उपहार एक पक्षीय हो गया, प्रेषित धन एक पक्षीय हो गया, अनुदान हो गया, इनको तो शामिल करते हैं बेटा। पोर्टफोलियो निवेश, हाँ ये इन्वेस्टमेंट आ गया, इसको पूंजी खाते में करते हैं। याद करिए, मैंने आपको बताया था कि पूंजी खाते में किसको करते हैं? पूंजी खाते में एफडीआई, एफआईआई, ईसीबी और एक्सटर्नल असेस्ट और आपकी नॉन रेजिडेंट्स की डिपॉजिट, ये आपको बताए थे। विदेशों से कोई लोन लिया हो या कोई निवेश आया हो, किसी भी तरह का एफडीआई आया हो चाहे एफपीआई आया हो, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी पूंजी खाते में जाएगा, ये चालू खाते में नहीं आएगा। जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा सेवाएं हैं तो ये सारी की सारी किस में आएंगी? चालू खाते में आएंगी। निवल निवेश आय, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे इनकम प्राप्त करी है, वो आय है, वो भी आएगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि साहब पोर्टफोलियो निवेश है, ये पूंजी खाते में जाता है, ये पूंजी के अंतरण से संबंधित है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, बी होगा बेटा। दिलखुश बी होगा। राकेश जी, डी नहीं होगा बेटा। राकेश जी, डी नहीं होगा बेटा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में कौन से मद सम्मिलित नहीं होती है? पूंजी खाते में क्या होता है? पूंजी खाते में अगर आपने कोई गोल्ड का आवागमन किया है, कोई विदेशी ऋण जैसे ईसीबी हो गया, जैसे एक्सटर्नल असिस्ट हो गया, इनका आवागमन किया है, आपने कोई विदेशी निवेश जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, इनका अगर इनका कोई आवागमन हुआ है तो वो पूंजी खाते में जाएगा, और इनके अलावा कोई आवागमन हुआ है तो वो नहीं जाएगा। स्वर्ण का आवागमन पूंजी खाते में जाएगा। सरकारी व्यय ये नहीं जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियां बिल्कुल, इस आपको बताया था ना, एक्सटर्नल असिस्ट सरकार है वो सरकार विदेशों से लोन लेती है, विदेशी सरकार यहाँ से लोन लेती है, तो ये भी जाएगा। दीर्घकालीन विनियोग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी जाएगा। निवेश भी जाता है, लोन भी जाता है, स्वर्ण का आवागमन भी जाता है, सरकारी व्यय नहीं जाता है, यही तो बताया आपको। बी राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बी हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, बिल्कुल। दिलखुश जी, श्वेता जी, राकेश जी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भुगतान संतुलन की असाम्यता को सुधारने का कौन सा उपाय है? भुगतान संतुलन की असाम्यता मतलब आयात तो कम हो गए, निर्यात ज्यादा हो गए, तो पेमेंट ज्यादा करना पड़ रहा है। इसको सुधारने का उपाय क्या है? सबसे पहले निर्यात बढ़ाओ, बिल्कुल सही उपाय है। निर्यात बढ़ाओगे तो पैसा ज्यादा आएगा, भुगतान संतुलन की असाम्यता दूर होगी। आयातों को प्रतिस्थापित कर दो, आयात कम करो, जिन वस्तुओं का आयात कर रहे हो उन वस्तुओं के स्थान पर आपके देश में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करो, तो बिल्कुल आयात कम हो जाएगा, तो भी सुधरेगा। विदेशी ऋणों की व्यवस्था करना, विदेशों से पैसा आएगा, विदेशी ऋण लेंगे तो विदेशों से पैसा आएगा, इसमें भुगतान संतुलन की साम्यता सुधरती है।
तो तीनों में सुधरती है, सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों उपायों से भुगतान संतुलन की असाम्यता सुधरती है। क्वेश्चन नंबर 15 में डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाए, बिल्कुल दिलखुश जी, बिल्कुल राकेश जी डी हो जाएगा, बिल्कुल श्वेता जी 15 में डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 16 भारतीय रुपया किस वर्ष चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो आपको पता होगा 19 अगस्त 1994 को, 19 अगस्त 1994 को, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीय घोषित कर दिया, और पूंजी खाते पर आज भी ये चयनात्मक परिवर्तनीय घोषित है, पूर्ण परिवर्तनीय घोषित अभी भी नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में बी हो जाएगा, बिल्कुल श्वेता जी क्वेश्चन नंबर 16 में बी हो जाएगा, राकेश जी बी हो जाएगा, बिल्कुल दिलखुश जी बी हो जाएगा, बिल्कुल 16 में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 विदेशी विनिमय के निर्धारण के संबंधित सिद्धांत, टकसाली सिद्धांत। आपने कितना गोल्ड रखा है सामने वाली आपने अपने देश की मुद्रा बनाते टाइम कितना गोल्ड रखा है, सामने वाले ने कितना गोल्ड रखा है, उसके आधार पर आपकी विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर निर्धारित होगी। क्रय शक्ति क्षमता, आपकी यहाँ की क्रय शक्ति कितनी है, मतलब ये मान लो, देखो एक उदाहरण से समझा देता हूँ, गोल्ड वाला समझा देता हूँ कि आपने 1 रुपए के बदले 10 ग्राम गोल्ड रखा है, विदेशी मुद्रा ने, विदेश की जो अमेरिका का डॉलर है उसने एक मतलब डॉलर के बदले 20 ग्राम गोल्ड रखा है, तो 2 रुपए बराबर 1 डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गई आपकी टकसाली या टंक क्षमता सिद्धांत। क्रय शक्ति सिद्धांत में यहाँ एक बर्गर 10 रुपए का आता है, अमेरिका में एक बर्गर 30 रुपए का आता है, तो 3 रुपया बराबर 1 डॉलर हो जाएगा। यह आपकी क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है। भुगतान संतुलन सिद्धांत है, यहाँ आपकी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। ये तीनों ही टकसाली सिद्धांत, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत और भुगतान संतुलन सिद्धांत, ये तीनों ही सिद्धांत जो हैं वो विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के सिद्धांत हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, दिलखुश जी बिल्कुल, राकेश जी डी हो जाएगा, श्वेता जी बिल्कुल डी हो जाएगा, पूनम भाटी डी हो जाएगा। चलिए 17 में डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष में जानबूझकर कम करना क्या कहलाता है? देखो 2 तरह की होती है, एक होती है स्थिर विनिमय दर प्रणाली, परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। इसमें भारत में आरबीआई और वैसे सेंट्रल बैंक है, ये जानबूझकर विनिमय दर को कम ज्यादा करता है, और यहां स्वतः कम ज्यादा होती है। जानबूझकर यदि कम करते हैं तो इसको बोलते हैं अवमूल्यन, जानबूझकर यदि बढ़ाते हैं तो इसको बोलते हैं अधिमूल्यन, अधिमूल्यन। ठीक है, अवमूल्यन और अधिमूल्यन। और स्वतः अपने आप अगर इसका मूल्य कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। और अपने आप मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा अपने आप किसी देश की घरेलू मुद्रा का मूल्य ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं मूल्य वृद्धि। ये डिवेल्युएशन, ये रिवेल्युएशन, डिवेल्युएशन, रिवेल्युएशन, ये आपका डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। तो जानबूझ के कम करना अवमूल्यन कहलाता है, जानबूझकर कम करना अवमूल्यन कहलाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। राकेश जी, श्वेता जी, दिलखुश जी, अकरम खान जी, बिल्कुल डी हो जाएगा, आपका सही है,
डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ईसीजीसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। पहले इसका नाम ERIC था, ERIC था, एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये नाम था पहले। बाद में बदलकर इसका नाम ECGC कर दिया, ECGC कर दिया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन कर दिया। इसका जो मुख्य स्थापना 1957 में थी, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यही पूछा है इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। पहले इसका नाम क्या था, कब इसकी स्थापना हुई, पूरी डिटेल बता दिया है। 19 में सी हो जाएगा, 19 में सी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिलखुश जी, अकरम खान जी, श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल अकरम खान जी, सी हो जाएगा। हाँ सी हो जाएगा 19 में। 20 में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक निवेश विनियोग का उदाहरण है। देखो सरकारी बॉन्ड खरीदना ये वित्तीय निवेश का उदाहरण है। सरकारी बॉन्ड खरीदना वित्तीय निवेश का उदाहरण है। आप सब लोगों ने कैश फ्लो पढ़ा होगा ना, वहाँ फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पढ़ा होगा, बस वही है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। बचत खाते में पैसे जमा करवाना ये भी वित्तीय में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। क्षमतांशों में निवेश करना ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। हाँ नई कारखाना मशीन खरीदना ये ऑपरेटिंग बोल देते हैं इसको, ये आपकी इकोनॉमिक आर्थिक हो गई है, ये आर्थिक निवेश है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिजनेस से संबंधित जो गतिविधियों में निवेश करते हैं उसको आर्थिक निवेश कहते हैं, और बाकी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो वित्तीय निवेश कहलाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 में डी। बिल्कुल दिलखुश जी, अकरम जी, श्वेता जी, बिल्कुल डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब निश्चित विनिमय दर प्रणाली और पूर्ण पूंजी गतिशीलता के तहत मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा बोलो। मुद्रा की सप्लाई बढ़ेगी तो भुगतान संतुलन में घाटा हो जाएगा बेटा, भुगतान संतुलन में घाटा हो जाएगा। जब निश्चित विनिमय दर प्रणाली और पूर्ण पूंजी गतिशीलता के तहत मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घाटा होगा। बिल्कुल सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा सौदा भुगतान संतुलन के चालू खाते में एक देनदारी मतलब डेबिट होगा। देखो जहां भी पेमेंट भुगतान करना पड़ रहा है माइनस वाली एंट्री डेबिट होती है, और जहां भी भुगतान जिन लेन देनों से भुगतान प्राप्त होता है प्लस वाली एंट्री होती है वो क्रेडिट होती हैं। वस्तुओं का निर्यात करोगे पैसा आएगा, क्रेडिट होगा। सेवाओं का निर्यात करोगे पैसा आएगा, क्रेडिट होगा। विदेशियों को उपहार दोगे पैसा जाएगा, डेबिट होगा। विदेशों से उपहार प्राप्त करोगे पैसा आएगा,
क्रेडिट होगा। जहाँ पैसा आता है क्रेडिट होता है, जाता है डेबिट होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में सी हो जाएगा। बिल्कुल 22 में सी हो जाए। बिल्कुल अकरम खान जी, दिलखुश जी, श्वेता जी, बिल्कुल श्वेता जी सी हो जाएगा। बिल्कुल सी हो जाएगा। 22 में सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भुगतान संतुलन खाते में अदृश्य मदों से अदृश्य मदें कौन सी होती हैं? सेवाओं का लेन देन अदृश्य मदें, वस्तुएं होती हैं दृश्य मदें होती हैं, और सेवाएं होती हैं वो अदृश्य मदें होती हैं। पूंजी का अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह ये दोनों कहाँ जाता है? ये दोनों आपके पूंजी खाते में जाता है। ये दोनों कहाँ जाता है? ये दोनों चालू खाते में जाता है। चालू खाते में, दृश्य खाते में या अदृश्य खाते में? तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बी हो जाएगा। 23 में बी हो जाएगा। 23 में बी हो जाए। बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल अकरम खान जी, 23 में बी हो जाएगा बेटा, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 24, अवमूल्यन से किसी देश के आयातों की घरेलू कीमतों को बढ़ाता है और निर्यातों की विदेशी कीमतों को कम करता है। बिल्कुल अवमूल्यन से आयात महंगे होते हैं, आयात क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। निर्यात क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। तो निर्यात सस्ते होकर बढ़ते हैं, आयात महंगे होकर कम होते हैं। बिल्कुल अवमूल्यन का यह प्रभाव पड़ता है, लिखवाया हुआ है आपको। अवमूल्यन व्यय परिवर्तन नीति का संकेत करता है। यहाँ तक की बात तो है सही कि अवमूल्यन है, इस ये एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी को बताता है, क्योंकि इससे घरेलू वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय आयातित वस्तुओं व सेवाओं पर परिवर्तित हो जाता है। ये गलत बोल दिया, ये गलत बोल दिया, तो ये गलत स्टेटमेंट। यहाँ तक का स्टेटमेंट सही है, इसके आगे का इससे घरेलू वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय आयातित वस्तुओं व सेवाओं की तरफ परिवर्तित हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ कि अवमूल्यन से आपके देश को तो फायदा होता है और आपके जो ट्रेड पार्टनर कंट्री हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि आपका आयात महंगे होकर कम होते हैं तो विदेशों के निर्यात महंगे होकर कम हो जाते हैं। आपके आयात कम होंगे, विदेशों के निर्यात कम होंगे। आपके निर्यात बढ़ेंगे, विदेशों के आयात बढ़ेंगे। आपके आयात कम होंगे, निर्यात बढ़ेंगे, फायदा है। विदेशों के आयात बढ़ेंगे, निर्यात कम होंगे, उनको नुकसान है। तो इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। तो यहां तक का ठीक था, आगे का गलत है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर ए सही है, केवल ए सही है, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 24 में ए हो जाएगा। बिल्कुल श्वेता जी, अकरम जी, दिलखुश जी, बिल्कुल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, व्यापार संतुलन किसी देश के अदृश्य मदों के निर्यात और आयात का मूल्य, दृश्य मदों के आयात और निर्यात का मूल्य व्यापार खाते में, सही बात है। फिर चालू खाता, वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और विदेशों से साधन आय, सब चालू खाते में आती हैं। सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और विदेशों से साधन आय, रेमिटेंस, ये बिल्कुल एक ए हो जाएगा। भुगतान संतुलन किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से संबंधित लेन देन, बिल्कुल किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों और, नहीं गलत लिख दिया है बेटा, ये हो जाएगा। किसी देश के निवासियों और अन्य देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड होता है, उसको भुगतान संतुलन कहते हैं। और पूंजी खाता किसी देश की वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से संबंधित
वित्तीय संपत्तियां, आप कोई लोन लेते हो या फिर निवेश करते हो या उसको उल्टा करते हो? बिल्कुल। तो इसमें आ जाए 4 1 3 2, 4 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 25 में 4 1 3 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 में ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल। दिलखुश जी, अकरम जी, श्वेता जी, बिल्कुल ए हो जाएगा 25 में ए। क्वेश्चन नंबर 26, व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर क्या होता है? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट प्राइसेस बटा इंपोर्ट के प्राइसेस। एक्सपोर्ट के प्राइसेस बटा इंपोर्ट के प्राइसेस। निर्यातों पर आयातों का आवधित्य के नहीं। दो देशों के बीच व्यापार समझौते नहीं। निर्यात की कीमतें और आयात की कीमतों के बीच अनुपात, ये सही हो जाएगा। दो देशों के बीच सीमा शुल्क पर सर्वसम्मति नहीं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 में सी। बिल्कुल सी हो जाएगा बेटा, 26 में सी हो जाएगा, 26 में सी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है अपने देश में ऊंची कीमतों पर और विदेशों में नीची कीमतों पर वस्तुएं बेचना। विदेशी बाजार में उचित लाभ पर बिक्री नहीं, विदेशी बाजार में कम कीमतों पर बिक्री। विदेशी बाजार में अत्यधिक लाभ पर बिक्री नहीं, विदेशी बाजार में ऊंची कीमतों पर कच्चे माल की बिक्री नहीं, विदेशी बाजारों में न्यूनतम कीमतों पर उत्पादों की बड़ी मात्रा में बिक्री, ये सही है डी। डंपिंग मैंने आपको बताया था, एंटी डंपिंग ड्यूटी बताई, वहां डंपिंग बताई थी कि अपने देश में ऊंची कीमतों पर और विदेश में नीची कीमतों पर वस्तुएं बेचना, ताकि विदेशी जो बाजार है उसमें वस्तुएं ज़्यादा बेच सको। ठीक है, डी हो जाए। बिल्कुल दिलखुश जी, डी हो जाएगा। श्वेता जी, अकरम खान जी, बिल्कुल डी हो जाएगा, बिल्कुल 27 में डी हो जाएगा। रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को एकपक्षीय सिद्धांत माना जाता है। रिकार्डो का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केवल पूर्ति पक्ष पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 में ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो रिकार्डो का सिद्धांत क्या कहता है कि उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करना है, कौन सी वस्तु का, जिसकी अवसर लागत कम है। देखो आप दो तरह की वस्तुएं बना सकते हो, दो ही तो देश हैं, दो ही वस्तुएं मान लो, ये मान्यता ली जाती है। रिकार्डो के तुलनात्मक सिद्धांत में एक मान्यता ली जाती है कि केवल दो वस्तुएं, दो देश हैं। तो जिस देश में, मान लो कि भारत और अमेरिका दो देश हैं, एक चावल है और एक कपड़ा है, इन दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। दोनों वस्तुओं का उत्पादन भारत अच्छे तरीके से कर लेता है, लेकिन भारत दोनों का नहीं करना चाहिए। रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत कहता है कि लाभ ज्यादा तब होगा जब आप केवल उस वस्तु का उत्पादन करके निर्यात करोगे जिस वस्तु की अवसर लागत कम होती है। अवसर लागत मतलब आप एक वस्तु का उत्पादन करते हो तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को छोड़ते हो, त्याग करते हो, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन से कितना कमा सकते थे वो पहली वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 28 में ए, 28 में ए हो जाएगा भाई। हेलो जी, बोलो तो।
मेरे भाई आप कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की क्लास से बात कर रहे हो ना? जहाँ क्लास ले रहा हूँ वो तो ले ली क्या पूरी? अभी क्लास में ही खड़ा हूँ और यूट्यूब के ऊपर बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी आपके सामने आ रहा होगा, आप देखो। जो क्लास ले रहा हूँ वो ली नहीं जा रही है। क्लास लो, आप क्लास में आओ। कई मूर्ख हैं, बावड़े आदमी हैं। क्लास हो रही है वो नहीं ले रहे हैं भैया। वो कब लोगे? अरे ले रहे हैं वो तो ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 28 में ए हो जाएगा, बिल्कुल 28 में ए हो जाएगा बेटा, बिल्कुल दिलखुश जी ए हो जाएगा। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह किस देश का योगदान सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा पैसा अपने पास एफडीआई का सिंगापुर से आ रहा है। दूसरे नंबर पे मॉरिशस से आ रहा है, मॉरिशस। और तीसरे नंबर पे पैसा यूएसए से आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, सेकंड नंबर पे मॉरिशस है और थर्ड नंबर पे यूएसए। एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है? तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से आ रहा है भाई। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 में बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल। दिलखुश जी, श्वेता जी, अकरम जी, राकेश जी, पूनम भाटी, सुधा, बिल्कुल बिल्कुल बी हो जाएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। भाई 30 और 31 कहाँ गए? देखते हैं, आगे आएगा, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? चालू खाता लेन देन के अंतर्गत कौन सी मद समाविष्ट नहीं होती है? चालू खाते में वस्तुओं का लेन देन, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय भुगतान जिनमें रेमिटेंस हो गया, ग्रांट्स हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सारा, और साधन आय हो गई, जो पैसा कमाया है नेट विदेशों में जाकर के कमा के ला रहे हो वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें चालू खाते में आते हैं। कौन से नहीं आती है? निवेश आय आएगी, आपने इन्वेस्टमेंट किया, कमा के ला रहे हो। एक पक्षीय हस्तांतरण आएंगे। स्वर्ण की गैर मौद्रिक क्रियाएं ये नहीं आएंगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपको गोल्ड का जो लेन देन है वो आपके पूंजी खाते में आता है, बताया था मैंने कल, अभी थोड़ी देर पहले। सेवाएं आएंगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में सी हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन में संरचनात्मक असंतुलन का कारण है? विनिमय दर में चेंज हो गई तो ये मौद्रिक कारण है। विनिमय दर चेंज हो गई ना, तो मुद्रा संबंधित हो गया, सामान्य मूल्य स्तर में परिवर्तन हो गया, ये भी मौद्रिक कारण है। मौद्रिक आय में परिवर्तन हो गया, ये भी मौद्रिक आय में परिवर्तन हुआ, ये भी मौद्रिक कारण है। व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, यह आपका संरचनात्मक कारण है। संरचनात्मक कारण है, संरचनात्मक ही पूछा है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 में डी, 33 में डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। 34, एक मुद्रा की विधिक स्थिति को हटाने या छीनने की प्रक्रिया। आज से इतने रुपए का नोट नहीं चलेगा, क्या कहेंगे उसको? विमुद्रीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विमुद्रीकरण। आज रात 12 बजे से 500,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, मतलब विधिक स्थिति नहीं रहेगी, विधिक स्थिति को हटा दिया, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, है ना, लीगल स्टेटस हटा दिया, विमुद्रीकरण। 34 में सी,
बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, दिलकुश जी, राकेश जी, श्वेता जी, बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी। 34 में सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 35 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह रेडफील्ड निवेश के माध्यम से होता है, नहीं। एफडीआई का तो या तो ग्रीनफील्ड होता है, या फिर ब्राउनफील्ड होता है। आप याद करिए, रेडफील्ड नहीं होता है। यही स्टेटमेंट गलत है। एफडीआई व्यक्तियों के साथ साथ व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है, बिल्कुल। एफडीआई विदेशी व्यक्ति आकर यहाँ एफडीआई कर सकते हैं, विदेशी संस्थाएं, कोई कंपनियां आकर भी यहाँ एफडीआई कर सकते हैं, सही बात है। एफडीआई अंतर्राष्ट्रीय फर्मों और मेजबान देशों के पारस्परिक हित का परिणाम है, बिल्कुल। जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और जो मेजबान देश है, उन दोनों के लिए फायदेमंद है, बिल्कुल सही बात है। एफडीआई विदेशी संपत्तियों का स्वामित्व एवं नियंत्रण है, बिल्कुल सही बात है। एफडीआई में आप क्या करते हो, विदेशों में जाकर के कंपनी खोल लेते हो, तो विदेश की कंपनी यानी विदेशी जो संपत्तियां उनका स्वामित्व आपके पास आ गया, कंट्रोल आपके पास आ गया, बिल्कुल सही बात है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड फील्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये आपका 35 में ए हो जाएगा, बिल्कुल 35 में ए हो जाए, बिल्कुल योगेश जी, दिलकुश जी, बिल्कुल सोनू, 35 में ए हो जाएगा। 36 में एफआईआई असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश नहीं कर सकती है, असूचीबद्ध में भी कर सकती है। ये दोनों ही गलत कर दिया, यानी कि सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों तरह की कंपनियों में निवेश कर सकता है एफआईआई प्रारंभिक आवंटन के समय निवेश नहीं कर सकता। एफआईआई जो है वो प्रारंभिक आवंटन, जिसको आप बोलते हो एनएफओ न्यू फंड ऑफर और एफएफओ फर्दर फंड ऑफर, दोनों में प्रारंभिक आवंटन में भी और बाद में भी कर सकते हैं। तो ये भी गलत है, स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है, दोनों गलत हैं, दोनों कथन गलत हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 में बी, बिल्कुल 36 में बी हो जाएगा, बिल्कुल 36 में बी हो जाएगा। 37 अंतर्राष्ट्रीय वित्त का संबंध मुद्राओं की विनिमय दर से है, बिल्कुल सही बात है। विनिमय दर चेंज होगी तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त भी चेंज हो जाएगा। कोई 1 लाख डॉलर लेके आ रहा है, यदि 95 के भाव हैं तो यहाँ 95 लाख रुपए का निवेश आएगा, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आएगा। 90 के भाव में तो 90 लाख आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त का संबंध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त का संबंध विश्व की मौद्रिक व्यवस्था से, ये बात भी सही है। यदि आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे, रेपो रेट कम कर दोगे, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम आएगा। यहाँ की रेपो रेट बढ़ा दोगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। अमेरिका एक रेपो रेट कम कर देगा तो अपने यहाँ ज़्यादा आएगा, अमेरिका रेपो रेट बढ़ा देगा तो यहाँ कम आएगा। यानी कि मौद्रिक व्यवस्था, मुद्रा की ब्याज दर है, उससे भी संबंधित है। तो तीनों कथन सत्य हैं, ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 में डी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, दिलखुश जी, 37 में डी हो जाएगा। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ टेस्ट सीरीज में मिलेगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको मिलेगी। टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करो, वहाँ मिलेगी स्टडी मोटिवेशनल। 37 में डी हो जाएगा। सर जी बताओ ना पीडीएफ के लिए। बेटा इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मात्र 399 रुपये फीस दे करके और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। यहाँ पे केवल इसका सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पावर स्टडी के का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ मिलेगी, वहाँ टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसमें मिलेगी बेटा। तो 37 में डी हो जाएगा। 38
38 चालू खाते की कौन सी एक मद नहीं है? चालू खाते की कौन सी एक मद नहीं है? चालू खाते में बताया था ना क्या आता है। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात आता है। विनियोगों पर इन्वेस्टमेंट, आपने जो कमाया है वो कमाई आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ये पूंजी खाते में जाता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये भी चालू खाते में आता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 में सी, बिल्कुल 38 में सी हो जाएगा बेटा। योगेश जी 38 में सी हो जाएगा, बिल्कुल। दिलखुश जी, अकरम खान सी हो जाएगा, 38 में सी हो जाएगा। 39 पूंजी प्रवाह की अस्थिरता मुख्य रूप से निवेश के कारण होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कभी भी आता है जाता है, उसके कारण होते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं, एफआईआई और क्यूएफआई। उनके कारण अस्थिरता होती है। तो किसके कारण होती है? एफआईआई के कारण होती है, बिल्कुल होती है। किसके कारण होती है? तो इसका वैसे जवाब होता है कि एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कारण होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, इसके कारण होती है, इनके कारण होती है। तो ये एफआईआई ऑप्शन में है, ए सही हो जाएगा। 39 में ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। योगेश जी, दिलकुश जी, स्टडी मोटिवेशन बिल्कुल ए हो जाएगा, 39 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 सरकार द्वारा कौन सी विनिमय दर निर्धारित की जाती है? देखो स्थिर विनिमय दर प्रणाली, ये देश का केंद्रीय बैंक सरकार निर्धारित करता है। दूसरी होती है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, अपने आप होती है। और एक होती है प्रबंधकीय परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली, अपने आप होती है। देश का केंद्रीय बैंक विनिमय दर को निश्चित करता है, अपने आप होते हैं, लेकिन एक दायरे में चलाते हैं। दायरे से कम या ज़्यादा होते ही फिर सरकार हस्तक्षेप करती है। तो सरकार द्वारा कौन सी विनिमय दर प्रणाली निश्चित होती है? तो स्थिर विनिमय दर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में डी, क्वेश्चन नंबर 40 में डी हो जाएगा, बिल्कुल डी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भुगतान संतुलन बराबर कुल आयात मूल्य माइनस, ये गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया। कुल निर्यात माइनस कुल आयात होता, ये होता, तो ये गलत है, असत्य है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन, जब कुल निर्यात कम हो कुल आयात ज्यादा हो तो प्रतिकूल होगा, बिल्कुल सही है। साम्य, जब कुल निर्यात कुल आयात बराबर होंगे तो साम्य होगा, सही है। अनुकूल, जब कुल निर्यात ज्यादा होंगे आयात कम होंगे तो अनुकूल होगा। भुगतान संतुलन निकालते कैसे? कुल निर्यात माइनस कुल आयात करके निकालते हैं। तो ए है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका असत्य कथन है, ए। 41 में ए हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल। योगेश जी, स्टडी मोटिवेशनल, योगेश जी, दिलखुश जी, ए हो जाएगा। 41 में ए हो जाएगा। 42 में क्या होगा? भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में शामिल नहीं है। पूंजी खाते में क्या होगा? पूंजी आई हो, पूंजी गई हो, लोन या फिर इन्वेस्टमेंट ये आए गए हों, वो शामिल होंगे। तो कौन सा नहीं है? बैंकिंग कैपिटल, बैंकों में पूंजी आई, ये शामिल होगी। बाहरी सहायता, एक्सटर्नल असिस्ट बताया था, होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, एफडीआई, एफपीआई होगा। इनविजिबल एक्सपोर्ट, सेवाओं का निर्यात, ये चालू खाते में होता है, ये पूंजी खाते में नहीं होता है, ये चालू खाते की मदद चालू खाते में शामिल होता है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में डी, 42 में डी हो जाएगा, ठीक है।
43, 43 निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन में असाम्यता का कारण नहीं है। भुगतान संतुलन में असाम्यता मतलब है जब निर्यात तो कम हो, आयात ज्यादा हो तो भुगतान संतुलन में असाम्यता आती है। इसको बोलते हैं असाम्यता। बीओपी असाम्यता का मतलब होता है निर्यात कम आयात ज्यादा। तो कारण नहीं है। उत्पादन की संरचना में परिवर्तन कारण होता है। विदेशी ऋणों का बढ़ता हुआ भार, इससे भी पैसा ज्यादा गया। निर्यातों में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि है ना, यह भुगतान संतुलन की असाम्यता का कारण नहीं है। निर्यातों में वृद्धि से तो भुगतान संतुलन साम्य होता है, असाम्य नहीं होता है। आयातों में वृद्धि से भी भुगतान संतुलन असाम्यता बढ़ती, तो सी हो जाएगा 43 में सी। 43 में सी, बिल्कुल दिलखुश जी सी होगा, बिल्कुल योगेश जी सी होगा, बिल्कुल 43 में सी। 44, 44 विदेशी भुगतान करने के लिए भारतीय निवासी द्वारा भुगतान का सही तरीका चुने। नगद द्वारा भुगतान नहीं हो सकता। जब भी आप विदेशी व्यापार करते हो नगद द्वारा, हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी स्वैप कर सकते हो, बिल्कुल आप एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो, बिल्कुल एडीआर जीडीआर या ईसीबी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो नगद से नहीं कर सकते। तो 2 3 4 सही है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में ए हो जाएगा, बिल्कुल 44 में ए हो जाएगा बेटा। 45, 45 किन वर्षों में व्यापार अधिशेष था? एक तो 1972-73 में था और 1976-77 में था। केवल 2 ही साल भुगतान व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहा है भारत, बाकी हमेशा व्यापार घाटे की स्थिति में रहता है। 1 और 3, 1 और 3 ये आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 45 में ए, 45 में ए हो जाएगा। बिल्कुल बेटा 45 में ए हो जाएगा, बिल्कुल। कुल संजय कुमावत जी, बिल्कुल दिलखुश जी, बिल्कुल योगेश जी ए हो जाएगा, बिल्कुल दिलखुश जी ए हो जाएगा, बिल्कुल। 45 में ए हो जाएगा। 46, 46 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, सही कोड का चयन करना है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार किए जाने वाले निवेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के रूप में जाना जाता है, सही बात है। जब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय निवेश का उपयोग अन्य देशों में उत्पादन या सेवा सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए किया जाता है तो विदेशी संस्था नहीं, उसको एफडीआई कहते हैं, इसको एफडीआई कहते हैं। ये गलत बात हो गई। अंतर्राष्ट्रीय निवेश का उपयोग अन्य देशों में उत्पादन या सेवाओं को स्थापित करने, मतलब नई कंपनी शुरू कर रहे हो तो 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, एफडीआई होगा, ये गलत है। जब अंतर्राष्ट्रीय निवेश वित्तीय परिसंपत्तियों में होता है तो इसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है, ये बात भी सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। ए 46 में ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, बिल्कुल। भैरव सिंह जी, योगेश जी, दिलखुश जी, कुल संजय कुमावत जी, बिल्कुल बिल्कुल भैरव सिंह जी ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 में भी ए हो जाएगा। 47 में भुगतान संतुलन के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा गलत है, कौन सा घटक नहीं होता है? पूंजी खाता भुगतान संतुलन में होता है, एक तरफा भुगतान खाता ये भी होता है, चालू खाता ये भी होता है, द्विपक्षीय तरफा भुगतान खाता ये नहीं होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा।
आपको बताया था बीओपी एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता, एक होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, सरकारी व्यवस्थापन खाता। इसके दो होते हैं, एक होता है दृश्य खाता, इसी को व्यापार खाता भी बोलते हैं, एक होता है दृश्य खाता। इसमें दो होते हैं, सेवाओं से संबंधित और एक पक्षीय भुगतान संबंधित। इतना बड़ा बीओपी होता है, बताया हुआ है आपको। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में डी हो जाएगा, 46 में ए होगा बिल्कुल, 47 में डी होगा बिल्कुल। योगेश जी, भैरव सिंह जी, दिलखुश जी, कुल संजय कुमावत जी, बिल्कुल डी होगा, 47 में डी होगा। 48 किसने विमुद्रीकरण को भारी कुप्रबंधन, विमुद्रीकरण एक भारी कुप्रबंधन है, संगठित व कानूनी डकैती है। विमुद्रीकरण एक भारी कुप्रबंधन, संगठित और कानूनी डकैती है। ये बात किसने बोली थी? तो मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 में ए, बिल्कुल 48 में ए हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी, 48 में ए हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा। 49 व्यापार संरक्षणवाद है, विदेशी व्यापार को कम से कम करना। उसके लिए चाहे आपको कोई भी प्रतिबंध लगाना पड़े, प्रतिबंध लगा करके विदेशी व्यापार को कम करना व्यापार संरक्षणवाद कहलाता है। तो आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाना, विभिन्न देशों से आयातों को प्रतिबंध करने की आर्थिक नीति, ये संरक्षणवाद है बिल्कुल। निर्यातों को निर्यात तो चालू रखने, आयातों पर प्रतिबंध लगाना है। निवेश निषेध की आर्थिक नीति नहीं, केवल आयातों को कम करना, आयातों को प्रोत्साहित करना नहीं, कम करना। ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध लगा के और आयातों को, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध लगा के और आयातों को कम करने की जो नीति है उसको व्यापार संरक्षणवाद कहते हैं। 49 में ए हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। विजेश राजपुरोहित जी, बिल्कुल विजेश राजपुरोहित जी, दिलखुश जी, योगेश जी, भैरव सिंह जी, बिल्कुल ए हो जाएगा। 49 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 तुलनात्मक लाभ का रिकॉर्डियन सिद्धांत 1936 में इस रूप में प्रस्तुत किया गया। अवसर लागत का सिद्धांत मैंने बताया ना कि रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु है जिसकी अवसर लागत कम है, उस वस्तु का उत्पादन ज्यादा करो और उस वस्तु का निर्यात ज्यादा करो। तो ये अवसर लागत सिद्धांत भी कहते हैं इसको। सी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 50 में सी हो जाएगा। इसी के साथ में आज का पार्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन अपने कर लिए हैं और अगला पार्ट है वो अगली क्लास में लेके आऊँगा। मज़ा आ रहा है ना? और जो PDF पूछ रहे हैं वो पावर स्टडी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो डाउनलोड करके, और वहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। YouTube पर केवल सॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, 5 ऑप्शन के साथ मिलेंगे। यहाँ 4 ही ऑप्शन है, वहाँ 5 ऑप्शन के साथ मिलेंगे, तो आप कर सकते हो। तो वहाँ आ जाइए आप। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अगली क्लास में अगला पार्ट देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।